वी डिड गुजरात प्लेन्स, ओके, कोस्टल प्लेन में गुजरात प्लेन्स पढ़े थे हमने, है ना। गुजरात प्लेन्स को वी डिवाइडेड इनटू टू टाइम्स, सबको पता है, कच्छ एंड कथियावाड़। विच इज द अबव वन, विच इज सबसे ऊपर कौन सा है? कच्छ है, कठियावाड़ है? हाँ, कच्छ और कठियावाड़। कठियावाड़ और कच्छ। एक मिनट बेटा, बोल दो सबको कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है अपनी, ठीक है। देन मेरे को मैसेज आ रहे हैं अभी बच्चों के, तो प्लीज। या गुड गुड। तो कच्छ इज द अबव पार्ट एंड कथियावाड़ इज द डाउन पार्ट। जो नीचे वाला पेनिनसुलर पार्ट है, दैट इज कथियावाड़। इन दैट इनको कौन सा सेपरेट करती है जगह? कौन सी गल्फ सेपरेट करती है? क्या सेपरेटेड बाय? दो आती है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे एंड गल्फ ऑफ खंबत। इसको कैम्बे भी बोलते हैं, खंबत भी बोलते हैं, और गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो सेपरेट करती है आपके कच्छ और कथियावाड़ को, ठीक है ना। गुड गुड गुड। एंड गल्फ ऑफ कैम्बे इज द नीचे वाला पार्ट जो उसको महाराष्ट्र से सेपरेट आउट करती है। गुड, ओके ओके ओके। सो व्हाइल डूइंग दिस, जब हमने ये पढ़ा था हेलो जगजीत कौर, कच्छ एंड कथियावाड़ एरिया, दे वर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दे आर आल्सो, इसमें दो एरिया, कच्छ में एक पर्टिकुलर एरिया है, दो मतलब पर्टिकुलर एरिया है। इसमें बोलते हैं ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना, एक होता है लिटिल रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना। दो एरिया है हमारे पास। दे आर नोन फॉर देयर व्हाट? दे आर नोन फॉर देयर salt and cement industry, cement processing industries, cement industries। गुड। साल्ट क्यों है ये तो बताया था लास्ट टाइम, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा है, लाइन यहीं से होके गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर से गुजरने के कारण यहाँ पे वेपोरेशन बहुत हाई होती है, वेपोरेशन हाई होती है, और सी वाटर जब आपके अंदर आता है इन द फॉर्म ऑफ क्रीक्स, छोटे छोटे जो गैप्स हैं, नॉट रिफ्ट वैलीज बट क्रीक्स छोटी होती हैं उससे, तो वो आके अंदर सूख जाता है, और सूखने के कारण यहाँ पे बहुत सारा साल्ट इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री पाई जाती है। गुड, इट्स गुड नाउ, लग गया समझ? नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा। सारा इज आस्किंग सर कि गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ और कथियावाड़, है ना, कथियावाड़। अब ये ध्यान देना जरा, जो कच्छ है ना, दैट इज ए कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, ओके। एंड जो कथियावाड़ है एंड द होल कोंकण कोस्ट अप टिल महाराष्ट्र गोवा, दैट इज ए नीचे वाला एरिया, दैट इज ए कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। मेक सेंस बच्चों? कच्छ एंड कठियावाड़। गुड। अब जो कच्छ है, दैट इज व्हाई यू सी क्रीक्स, यू सी साल्ट, यू सी लैगून हियर, बिकॉज इट्स ए कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, बाहर निकल रही है तो वाटर शैलो होता है। कथियावाड़ या उसके बाद वाला जितना भी कोंकण कोस्ट आती है, दैट इज ए कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। That is why you find very little amount of kind of lagoons, kind of estuaries, they are less here, okay। good, समय लगा भी, चले आगे, बताइए। चलिए, now another point I needed to make is, wait, let me upload the lecture if I have,
Yeah, it started. Okay. Now see this picture. Just a sec. Let it load. Load होने दो इसको. Hmm. एक मिनट बस. Okay. Yeah. Now let me. Okay. Let me start now. Okay. Wait a sec. Yeah. Hello Dia. Hello Sakshan. We did up till now here ना. Now let us start western coastal plain में हमने we were talking about uh, yeah we were talking about Gujarat plains है ना. तो कच्छ and Kathiawar regions. Okay. Done. और कच्छ and Kathiawar दो an extension of peninsular plateau. ठीक है. They are still treated as a part of western coastal plains. Okay. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ही आप इसके में माने जाते हो. कच्छ पेनिनसुला वाज एन आइलैंड सराउंडेड बाय सीज एंड लेगून्स. ठीक है ना. फिल्ड बाय सेडिमेंट फ्रॉम द इंडस और लैक ऑफ रिसेंट. अच्छा यहाँ पे ये देखो साल्ट सोक्ड प्लेन्स ऑफ द कच्छ जिसको आप ग्रेटर रन बोलते हो, रन ऑफ कच्छ बोलते हो है ना. ग्रेट रन ऑफ कच्छ उसी की साउथवर्ड एक्सटेंशन है लिटिल रन ऑफ कच्छ. ठीक है जी. यानी कि अगर आप मैप देखते हो तो यू नो कि गुजरात का एक ऐसा पेनिनसुला ऊपर वाला एक नीचे वाला पेनिनसुला होता है. ये है कच्छ, ये है कथियावाड़ एरिया नीचे वाला. ठीक है ना. दिस इज अ कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, दिस इज अ कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस. ठीक है ना. दिस इज द मेन फीचर्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हियर. इसके अलावा ठीक है ना, कच्छ रीजन मार्शेस बनती है, रन बनती है, ये देखा हमने लिखा हुआ है. ओके. कथियावाड़ इज सिचुएटेड ऑन द साउथ साइड ऑफ द कच्छ. ब्लैक सॉइल से बनते हैं इसलिए यहाँ पे कॉटन और इसी ऐसी जो फसलें होती हैं उनकी पैदावार ज्यादा होती है. ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखो. Between greater run of Kutch and rocky mainland lies Bani Plains. Bani Plains बोलते हैं इसको, BANNI, Bani Plains. Okay. Now that's a very interesting thing because UPSC asked a question regarding this Bani Plains in the recently, I think 2 साल पहले की बात ही है, ये ज्यादा बड़ी नहीं. उस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था. ओके. नाउ कच्छ एरिया इज फेमस फॉर इट्स खड़ाई कैमल. लिख लो खड़ाई कैमल. खड़ाई मतलब स्विमिंग, जो स्विम करते हैं कैमल. यूजुअली वी कॉल कैमल्स ना कि भाई दे आर द शिप ऑफ डेजर्ट्स है ना. दे आर द शिप ऑफ डेजर्ट्स, बट दिस काइंड ऑफ a special camel that is found only in Kutch area, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात. ये कहीं और इसकी स्पीसीज नहीं पाई जाती है. इट इज एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड. ठीक है ना. 9 तरह की प्रजातियां पाई जाती है हमारे पास कैमल्स की, और उसमें से सबसे एंडेमिक जिसको माना जाता है कच्छ रीजन के लिए वो है खड़ाई कैमल. नाउ इट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज. IUPAC इसका जो IUCN क्लासिफिकेशन है दैट इज एंडेंजर्ड. ठीक है जी. Now, why what is it was in news? Because it is facing threat due to illegal salt mining and destruction of mangrove habitats. That is why बेटा मैंने आपको ये सारा कुछ करवाया है अभी. We said कि जो कच्छ एरिया है, ठीक है ना. This is the Kutch area. Kutch area is a coastline of emergence or submergence. Emergence. That is why we find mangroves over here. ठीक है ना. मैनग्रोव्स वी फाइंड एस्चुरीज ओवर हियर. ठीक है ना. जब जैसे जैसे सबमर्ज होगा कोई जमीन के पानी के अंदर जाएगी और जो ज्यादा डेप्थ में चले जाएगी तो वो वहां पे लेगून या कोई भी चीज ऐसी बनना डिफिकल्ट है. ठीक है ना. तो कच्छ रीजन में हमारे पास मैनग्रोव्स की बहुत ज्यादा पैदावार होती थी. उसी को खाने के लिए ये कैमल्स ना पानी में तैर के वहां तक पहुंचते थे. जो क्या कहते हैं ये वाले पार्ट होते थे
ठीक है ना, डन, एंड दे आर वेरी सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैबिटेट, क्योंकि वहां पे साल्ट वाटर भी है देखो, ठीक है ना, एंड दे आल्सो salt water भी है, sea water, that is a salt water, and high temperature भी है। इन दोनों को झेलने के लिए they are the specially suited things, okay, specially suited animals, okay। अभी क्या हुआ कि ये जो ग्रासलैंड्स एरिया होता था, यहाँ पे बानी ग्रासलैंड्स के बारे में बताया गया होगा, ठीक है ना, ये देखो लिखा, कच्छ रीजन इज एन emerged coast formed due to deposition of the sediments. It is famous for salt mining, खड़ाई कैमल्स एंड ग्रासलैंड्स। तीन चीजों के लिए कच्छ जो रीजन है वो गुजरात का जाना जाता है, salt mining, खड़ाई कैमल्स एंड ग्रासलैंड। नाउ यू विल से सर एक चीज और पता है मेरे को गुजरात के कारण, गुजरात की, दैट इज गिर फॉरेस्ट रेंज। वेयर इज दैट, बताइए, वेयर डू यू फाइंड इट, anybody? Yeah, that is found in the Kathiawar Peninsula. Okay, Kathiawar Peninsula is a coastline of submergence. Kathiawar, that is why वहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, और डेक्कन लावा आपको पता है कि डेक्कन एनट्रैपमेंट है उसके कारण बना है सारा एरियाज, है ना। यहाँ पे एक रेंज आती है जिसका नाम है माउंट गिरनार, जिसको गिर रेंजेस भी बोलते हैं, एंड गिर रेंजेस आर नोन फॉर विच स्पीसीज ऑफ keystone species, which keystone species? Gir forest is better known for which apex predator species, or you can say, yeah, not only lion. Lion is found many places, and it is found in uh, Africa also. The great Asiatic lion, pura species, Asiatic lion. Okay, good, great Asiatic lion. Okay, now what is its conservation status? बताइए कंजर्वेशन स्टेटस क्या, जल्दी जल्दी, कितनी आपको करवा दी है, ये सारी नोट करते रहा करो, जितनी भी स्पीसीज आती हैं, जैसे खड़ाई कैमल के बारे में बोला था हमने, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया खड़ाई कैमल के ऊपर, ओके। तो आईयूसीएन में एंडेंजर्ड में है, खड़ाई कैमल भी हमने पढ़ा था एंडेंजर्ड में है, साइट्स वाला अपेंडिक्स 1 में है, साइट्स का अपेंडिक्स 1 में है, और डब्ल्यूपीए शेड्यूल 1 में है, ठीक है जी, डन डन डन, good, endangered sites appendix 1, WPA, that is wildlife protection act schedule 1, and endangered species, okay, तीन चीजें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। So we did about Asiatic lion, and they are present in not Kutch region but Kathiawar region, याद रखो, Kathiawar is a coastline of submergence, that is why we find Asiatic, a great Asiatic lion over there, okay। Now important thing, important piece of information, if you search, आज आप जाके सर्च करना, and you will see this point, why were they in news? Because recently in 2020 मई जून में कहीं कहीं पे एक सर्वे हुआ है, जितने भी सर्वे होते हैं इनकी पॉपुलेशन को बताने में, पॉपुलेशन सर्वेज होते हैं, यू नीड टू रिमेम्बर, अभी हमने लेपर्ड के भी पढ़े थे, ठीक है ना, जनवरी 2021 में लेपर्ड का सर्वे हुआ था, ठीक है जी। जो इंडियन लेपर्ड है उसका सर्वे हुआ था, तभी मैंने उसको पढ़ा था कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आईयूपीएससी ने, बट सॉरी नॉट आईयूपीएससी, आईयूसीएन कैटेगराइजेशन, साइट कैटेगराइजेशन, सारा कुछ हमने किया था उस टाइम पे भी। देन वी डिड वाज दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना, that I was talking about, great Asiatic lion. So great Asiatic lion इज ए की प्रीडेटर, ठीक है ना, एपेक्स प्रीडेटर है ये, लेट मी चेक और क्या पॉइंट लिखा था मैंने, यस, व्हाट आर इट्स, यू कैन से इट्स, इसकी अभी हम ग्रेट एशियाटिक लायन की ना अभी 2020 में, मई जून के बाद की बात है ये, इनकी पॉपुलेशन सर्वे हुआ था, और जब पता लगा था कि ये पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी है अभी, ठीक है ना, काफी बढ़ चुकी है,
और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। दिन अभी 640 के अराउंड इनकी पॉपुलेशन है। 2015 में इनका जब सर्वे हुआ था तब इनके ऊपर क्या कहते हैं, तब उनको ये प्रॉब्लम पता चली थी कि एक बीमारी इनके अंदर बड़ी आ रही है, उसका नाम सुन लो, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। लेट मी राइट इट ओवर हियर। What was the disease known as? Canine distemper virus. Let me write over here. Canine distemper virus. तो इसके कारण जैसे हमारे ऊपर आजकल वो चल रहा है कोरोना का कहर, इनके ऊपर भी ये बेचारा का कहर चला था। काफी पॉपुलेशन डाउन आई थी। जब अभी 2020 का सर्वे हुआ उसमें पता चला है कि ये बीमारी अब इनमें नहीं पाई जा रही है और इनकी पॉपुलेशन अप्रिशिएट हुई है, इंक्रीज हुई है। एग्जैक्ट कितनी इंक्रीज हुई है? 29% आई थिंक। आई एम नॉट श्योर व्हाट आर द एग्जैक्ट फिगर्स, टू चेक ऑन द नेट। ठीक है जी, कि नेट पे आपको अच्छी फिगर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, करेक्ट फिगर्स। आई थिंक इट्स 523 इन 2015 एंड अभी 674 हो गई है। ठीक है ना, 674। ओके, लायंस की जो पॉपुलेशन है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज now what are the reasons for दिस इंक्रीज। एक तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो 2015 में आया था उसके कारण ये काफी इम्प्रूव हुई थी इनकी जो पॉपुलेशन है। ठीक है ना, उनके ऊपर जब काबू पा लिया गया कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण, उसके कारण ठीक है ये इम्प्रूव हुई थी। बाकी जो एम्फोसिस ऑन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, उसके कारण भी ये काफी इम्प्रूवमेंट आई है इसके ऊपर। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इम्पोर्टेंट इज सेंसस जो अभी कंडक्ट हुआ था, ये 15th हुआ सेंसस है एंड दैट हैज स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक। ठीक है ना, फर्स्ट सेंसस जो लॉयन का था, लिख लो, 1936 में जूनागढ़ में हुआ था सबसे पहले। यही मतलब गिर फॉरेस्ट में नवाब ऑफ जूनागढ़ ने किया था 1936 में। ओके, गुड, एवरीवन अंडरस्टूड? बताइए, चले आगे। चलो, नाउ ये तो आ गया कि भैया एशियाटिक लायंस के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए था। अच्छा ये बताओ, हाँ ये न्यूज अभी रिसेंटली आई थी कि आपको पता है कैनाइन डिस्टेंप इनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एशियाटिक जो लायन, ग्रेटर एशियाटिक लायन जो उसकी पॉपुलेशन है, इसकी एक ही जगह पे मैंने आपको बताया था कि ये एंडेमिक स्पीसीज है, गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर वहां पे कोई बीमारी लगती है जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस लगी थी, तो हो नहीं सकता कि ये सारी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकती थी। डोंट यू थिंक व्हाट शुड हैव बीन द सॉल्यूशन? आपके हिसाब से दिमाग लगाओ, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था? अगर एक ही जगह पे एक एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, डोंट यू थिंक कि यस, वेरी गुड हरमन, फर्स्ट थिंग इज टू ट्रांसफर दोस पॉपुलेशन। अब ट्रांसफर करना है तो कहाँ, मैं बंगाल में ट्रांसफर कर दूं क्या? रॉयल बंगाल टाइगर के पास ले जाऊं, दोनों मुकाएंगे एक दूसरे को। ठीक है ना, यस, ट्रांसफर और शिफ्ट देम इन एरिया वेयर देयर इज अ हैबिटेट मच लाइक देयर ओन इन गिर फॉरेस्ट। ओके, तो हैबिटेट उनके साथ इनको मिला। एक नेशनल पार्क है कुनाओ, KUNAO, कुनाओ नेशनल पार्क। विच वन इज इट? बताइए बताइए जल्दी जल्दी। कुनाओ नेशनल पार्क। ओके, KUNAO, कुनाओ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ओके, तो वहां पे इसको शिफ्ट करने का अभी बात कही गई है। ठीक है ना, ताकि अगर एक पॉपुलेशन को किसी कारणवश वहां पे कोई इंफेक्शियस डिजीज फैल भी जाती है तो देयर शुड बी इन सेकेंड पॉपुलेशन, जिसको जो कि मतलब अगर एक वाइप आउट भी हो जाती है तो हमारे पास एक सेकेंड पॉपुलेशन होनी चाहिए। गुड, now another important thing that you should know about is inbreeding depression. Sorry, let me write it over here. And
क्योंकि अगर आप अपने आंसर में लिखोगे तो अच्छे नंबर फैच होंगे, पॉइंट के ही नंबर होते हैं सारे। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन आप बोलोगे सर क्या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं शेर? नहीं भाई। देखो ये जो लॉयंस होते हैं ना, दे आर इमेंसली टेरिटोरियल, ठीक है। और अगर एक शेर है तो उसके पास 10 शेरनियां हैं, तो वो वही इनब्रीडिंग करते रहेंगे, ठीक है ना, जब तक कि वो शेर मर नहीं जाता या जब तक कोई हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं होता। तो दे आर मच प्रोन टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग करते रहोगे, देखो अगर हम इनब्रीडिंग करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की, किसी भी एनिमल पॉपुलेशन की, स्पीसीज की, वही बात आ जाती है मियोसिस एंड माइटोसिस वाली। उसी तरह से हमने सोचना है, सेम मदर और पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि भैया एक टाइम बाद जाके आपका जो जेनेटिकली मेकअप है वो आपके मदर और फादर के साथ इतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, कि आप में म्यूटेशन होना या आप में कोई फर्दर अगर कोई एनवायरमेंट स्ट्रेस आता है तो उसमें आपको उभरने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या आता है, सपोज कोई ऐसा चेंज आता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक चेंज आता है, जैसे अभी आप हम बात करते हैं कोरोना वायरस आ गया हमारे लिए, इनके लिए कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस आया था। तो उसमें लड़ने उसमें लड़ने की क्षमता बहुत कम रह जाएगी अगर आप इनब्रीडिंग करते रहोगे, वही माता पिता आपस में इनब्रीड करते रहेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। तो दैट इज वाई ये दो स्टेप्स के कारण ये स्टेप लिया गया, ताकि एक तो वाइप आउट ना हो सके पॉपुलेशन और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम किया जा सके। ओके, यस, वेरी गुड सुमन, लीस्ट अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी विल बी देयर। ओके, गुड, समय लग गया ना बच्चा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बिकॉज आगे, क्योंकि आपके यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक मदर है और एक फादर है, दे गिव लाइफ टू एक प्रोजेनी, ठीक है ना, सपोज एक डॉटर और एक सन, ठीक है ना। फिर ये फादर इसके साथ कोहैबिटेट करता है एंड देन इट विल फॉर्म अनदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है ना। फिर सन, फिर डॉटर, इसके साथ फादर वन नहीं है एंड इट इज गोइंग सेम एंड सेम थिंग, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता रहता है। तो इसके कारण उनमें वेरिएशन जो है वो कम हो जाती है, और इसके कारण उनकी एनवायरनमेंट के कारण, ब्लैक स्वान इवेंट्स जिसको हम बोलते हैं, एनवायरनमेंट के कोई भी अगर चेंज आता है एनवायरनमेंट में उनके, दे आर नॉट suitable टू ओवरकम दोस चेंजेस। ओके, so this is known as inbreeding depression. तो हाँ, one thing more we need to understand is, let me pull up the slide for that. देखो अभी हम कितना कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अभी हम प्रांतों के हिसाब से जानवरों को साथ साथ में डाल रहे हैं, ठीक है ना। वेयर डू वी फाइंड क्लाउडेड लेपर्ड? अब ध्यान से बताना, क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ पढ़ा था हमने? वेयर यू विल फाइंड क्लाउडेड लेपर्ड, जल्दी बताइए। मिजोरम, वोट ईस्ट साइड में, गुड गुड गुड। तो इफ आई मेक यू रिमेंबर ऑल द नेशनल पार्क्स दैट आर ऑन द ईस्ट साइड, ठीक है ना, एंड ऑन द वेस्ट साइड, तो अगर ऑप्शंस में जो वेस्ट साइड वाले सारे नेशनल पार्क हैं, क्या उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो? बड़े आराम से कर लोगे, समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरह क्लाउडेड लेपर्ड के बाद में आता है स्नो लेपर्ड, भी पढ़ा था हमने, ठीक है ना, स्नो लेपर्ड पढ़ा था, नीलगिरी टाहर पढ़ा था, लॉयन टेड मकाओ पढ़ा था, ठीक है ना। बहुत सारी और स्पीसीज पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना। जो ये स्पीसीज लिखी जा रही है इसको सेपरेट करके लिखने, सेपरेट नोट्स बनाने हैं इनके, ठीक है ना। ओके, तो अब ये ग्रेटर एशियाटिक लॉइन भी आ गया और खड़े कैमल भी इसमें आ गया है, ठीक है जी। यहाँ पे बनी ग्रासलैंड के बारे में बोला गया है ना, बनी ग्रासलैंड्स। ओके, गुड। तो ये कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? लेट मी पुल अप द स्लाइड फॉर यू। फिर लेट अस फर्स्ट फिनिश खड़ाई कैमल, इसको स्विमिंग कैमल भी बोला जाता है। ये गुजरात के भुज एरिया जहाँ पे वो आया था अर्थक्वेक, वहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। सेपरेट ब्रीड है ये, ठीक है जी। एंड एक कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, भुज भुज में, और कौन से क्लाइमेट में पाए जाते हैं, रन ऑफ कच्छ वाले क्लाइमेट में, ठीक है ना।
एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ रन ऑफ कच्छ वेयर देयर आर शैलो सीज, शैलो मतलब ये ज्यादा गहरे पानी नहीं होता वहां पे, एंड हाई सैलिनिटी इज प्रिवेलेंट। गुड। इट कैन लिव इन बोथ कोस्टल एंड ड्राई इकोसिस्टम्स। तो यूपीएससी नाउ इज ट्राइंग टू, और ये इस साल नहीं तो अगले साल एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वो क्या बोलेंगे, क्योंकि अब उन्होंने सब तरह से क्वेश्चन पूछने के देख लिया, दिस इज द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग, दैट दिस स्पीसीज इज एंडेंजर्ड, ठीक है ना, अंडर द आईयूसीएन कैटेगराइजेशन, नंबर एक। नंबर सेकंड स्टेटमेंट देंगे, इट कैन लिव इन बोथ कोस्टल एंड ड्राई इकोसिस्टम्स। लग गई समझ? इट कैन टॉलरेट हाई सैलिनिटी एंड शैलो सीज एज वेल, थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। एंड ये यूपीएससी ने ये एसएच लाइन डाली हुई है, इट कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर इनटू द सी इन सर्च ऑफ मैनग्रोव्स एज देयर प्राइमरी फूड, ठीक है। दिस द एग्जैक्ट लाइन ये यूपीएससी ने डाली है पेपर में, स्टेटमेंट डाली है। एंड मोस्टली हम ऐसा नहीं सोच पाते हैं, बट दे कैन सर्च फॉर 3 किलोमीटर्स इनटू सी इन सर्च ऑफ मैनग्रोव्स एज देयर प्राइमरी फूड्स, मैनग्रोव्स इज देयर प्राइमरी फूड। तो अगर कोई आपसे पूछता व्हाट आर द थ्रेट्स फेस्ड बाय द खड़ाई कैमल, थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मैनग्रोव्स, अगर मैनग्रोव्स कहीं पे कम हो रहे हैं तो आप उनका फूड, प्राइमरी फूड सोर्स खींच रहे हो, तो फर्स्ट मेन थ्रेट इज देयर प्राइमरी फूड, ठीक है, दैट इज मैनग्रोव्स। अगर कोई मैनग्रोव्स को थ्रेट है, अब सारे मैनग्रोव्स के थ्रेट हमने पढ़े हैं, याद है जब हमने बोला कि मैनग्रोव्स को कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं, राइजिंग सी लेवल भी थ्रेट है, टाइडल वेव एक्शन भी थ्रेट है, ठीक है ना। और क्या थ्रेट हो सकती है यहाँ पे, खास करके साल्ट एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, याद है अभी मैं हमने बात की थी, साल्ट एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे लग रही हैं, जो कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं मैनग्रोव को। एक और चीज है, गवर्नमेंट यहाँ पे बांध बना रही है, कैनाल बना रही है ऊपर, जैसे रिवर्स के ऊपर कैनाल बना रही है, उसके कारण वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है। जैसे वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है तो ये मैनग्रोव्स जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। तो ये 3-4 थ्रेड्स हैं, यू नीड टू नो अबाउट दैट, दैट्स ऑल। ओके, यू गेट दिस पॉइंट। ये पेपर में डालूंगा, अभी मैं पेपर आपका बना रहा हूँ, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग यू गाइस। ओके, नाउ यहाँ पे हमने एक लैंड के बारे में पढ़ा था जिसके नाम था बानी ग्रासलैंड्स, है ना, एंड मालधारीज। ये क्या चीज है? वाई न्यूज बना, जो बानी ग्रासलैंड एरिया था, जो मैंने आपको बताया कि ये कच्छ एरिया में और ये कठियावाड़ रीजन में जो बीच वाला एरिया, प्लेन एरिया के साथ वाला एरिया होता है, वो बानी ग्रासलैंड्स बोला जाता है, बनी ग्रासलैंड इसको बोलते हैं। Now, why it is important? Because it is Asia's largest grassland. Asia's largest grassland. ये देखो, largest grassland of Asia. ठीक है, ये एशिया का एकमात्र ऐसा बड़ा ग्रासलैंड है, तो वहां पे होगा। अब मेरे को सीधे तरह से बताओ, if that is the largest grassland of Asia, what kind of animals we will see there? We will see चरवाहे, जो मवेशी मवेशी पशु होते हैं ना, जो दुधारू पशु होते हैं, वो सारे यहाँ पे पाए जाएंगे। मेक सेंस? बुफेलो, काउ, यहाँ पे जो स्पेशल काइंड ऑफ काउ होती है ना, शीप ये होती है, यस, शीप और गोट भी, यस, गुड, मेक सेंस। नो, यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन उनके रिलीजन के हिसाब से नहीं है, बट ये ट्राइबल पॉपुलेशन है, दे आर नोन एज मालधारीज। माल का मतलब यहाँ पे मवेशी पशु है, ठीक है ना। द डेयरी एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलो टाइप एनिमल्स, वहाँ पे जो लोकल रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, वो इंडिजिनस वैरायटीज होती हैं, वो माल। एंड धारीज मतलब जिनके वहाँ पे लोग जो इनको धारण करते हैं, जो उनको अपने पास रखते हैं, तो मालधारीज इज अ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, यू नीड टू नो अबाउट दैट। ओके, यहाँ पे बर्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, चारी धंध, ठीक है ना, वो भी आजकल सूखने के कगार पे है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ पिछले 13 साल से, पहले सॉरी पिछले 13 साल में ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ा, पिछले 2 साल से वहां पे बारिश नहीं हुई है ढंग से, ठीक है। तो इसके कारण उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, तो इसके कारण ये न्यूज में था।
They are rich in wildlife and biodiversity. Wildlife Institute of India has identified this grassland reserve as one of the last remaining habitat of cheetah. Very important. देखो कौन सा आएगा, ग्रासलैंड में चीता आता है, ठीक है ना, इन इंडिया एंड इज पॉसिबल रीइंट्रोडक्शन साइट फॉर द स्पीसीज. वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट. चीता, leopard, not leopard. Cheetah is again a kind of different species of canine. Okay, good. लगा समझ. तो क्योंकि ये चीता की साइट है, जो मतलब ग्रासलैंड जितने भी होते हैं, चाहे वो अफ्रीका के ग्रासलैंड है, दैट इज अ प्राइम साइट फॉर चीता. ठीक है ना. तो अभी चीता को दोबारा इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ग्रासलैंड्स को गुजरात के, जहां पे ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बट नाउ व्हाट इज द थ्रेट टू वानी ग्रासलैंड्स. थ्रेट्स हमेशा याद रखा करो, दैट विल हेल्प यू फॉर्म एन आंसर टू द क्वेश्चन. ओके, नाउ इसका थ्रेट क्या है, लेट मी चेक इट आउट. वेजिटेशन यहाँ पे कौन सी है, ठीक है, लो ग्रोइंग हर्ब्स लिखना था यहाँ पे, हर्ब्स एंड ग्रामिनॉइड्स. ठीक है, मच ऑफ विच आर हेलोफाइट. हेलोफाइट्स कौन से होते हैं, जो साल्ट टॉलरेंट होते हैं. ठीक है ना, ट्री कवर एंड स्क्रब्स, ये छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं. व्हाट आर द वाइल्ड लाइफ हियर, चिंकारा, नीलगाय, सारे के सारे. डियर स्पीसीज भी तो होंगे क्योंकि वो भी तो खाने आएंगे. ब्लैक बक, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर जिसको बोलते हैं, गोल्डन जैकाल, इंडियन हेयर, इंडियन वुल्फ, कराकल, एशियाटिक वाइल्ड कैट, डेजर्ट फॉक्स हो गया, इंडियन वुल्फ हो गया, गोल्डन जैकल हो गया. दे आर द ऑल द स्पीसीज ऑफ वुल्फ. दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर. ओके, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर. टर्शरी कंज्यूमर कौन सा होएगा, ग्रेट एशियाटिक लॉयन या एपेक्स प्रेडेटर, एशियाटिक लॉयन. गुड गुड गुड. ठीक है, मालदारी के बारे में बता दिया. ये क्या क्या काम करते हैं, शीप, गोट, काउ, बुफेलो एंड कैमल्स को रियर करते हैं. ठीक है ना, और दे आर जूनागढ़ एरिया में ये विस्थापित है. ठीक है जी. ओके, व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स. तो लगी समझ. हमने सिर्फ गुजरात में भी इतना काम कर लिया. यू नीड टू वर्क आउट फॉर अदर प्लेन या कोस्टल प्लेन्स एज वेल. ठीक है ना. गुड, वी डिड ऑल दिस. कर्नाटका एंड केरला प्लेन वी डिड. ना, इंटरेस्टिंग थिंग मेरे को याद आई, यहाँ पे लिखा हुआ देखो. वेट वेट वेट. इन केरला प्लेन्स व्हाट हैपेंस इज, देयर इज अ वेम्बानंद लेक, है ना. लेट मी चेक दैट आउट इफ आई हैव अ पिक्चर ऑफ इट. अच्छा, ये कोंकण कोस्ट जो हमने पढ़ी थी सह्याद्रीज वाली, उसके आपने सामने सामने जो महाराष्ट्र के सामने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं महाराष्ट्र और गोवा में, दे आर नोन एज कोंकण कोस्ट, है ना. कोंकण कोस्ट सबसे पहले सबमर्ज्ड है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, याद रखो, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे महाराष्ट्र में, जैतापुर, वो भी यहाँ पे पाया जाएगा. यहाँ पे ना एक और रिवर आती है जिसका नाम है मांडवी. ठीक है ना, ये गोवा से होके और महाराष्ट्र से होके गुजरती है. लेट मी शो. हमारे पास है ये इसकी पिक्चर, हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मैंने जो नहीं बताया था वो मैं बता रहा हूँ. जो कोंकण कोस्ट है ना, हमारी कोंकण कोस्ट, जो महाराष्ट्र और गोवा की कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. ठीक है ना, वहां से एक रिवर गुजरती है, याद रखो हमेशा. उसका नाम है मांडवी. लोकल जो डायलेक्ट में उसमें मांडवी बोलते हैं. हम इसको महादाई के नाम से भी जानते हैं. वाई, बिकॉज महादाई का अभी जो वाटर का इशू है वो बहुत प्रोमिनेंट चल रहा है पिछले 2-3 सालों से. महादाई वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया वहां पे. तो ये हमें आगे पढ़ना है. एक और चीज, मांडवी के ऊपर, मांडवी नदी या महादाई नदी एक के ऊपर एक दूध सागर फॉल्स है. दूध सागर फॉल्स कितने पढ़े हमने, जॉग फॉल्स पढ़े थे हमने श्रावती के ऊपर. एक हमने पढ़ा था शिवा समुद्रम फॉल्स, वो किस रिवर के ऊपर था,
कावेरी के ऊपर, और एक हमने पढ़ा है दूध सागर फॉल्स, ये किस रिवर के ऊपर है? मांडवी या महादाई रिवर है, जो गोवा और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। मेक सेंस बच्चों? ये देखो श्रावती जोग फॉल्स, गुड। हाईएस्ट इंडिया में यही है, श्रावती वाला। लग रहा समझ बच्चों? गुड। चले आगे। एनीवन? किसी को डाउट हो अभी तक? जल्दी जल्दी बताइए। गुड 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 गुड। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। और कौन सा रह गया? कनाडा कोस्ट में आपको पता श्रावती आती है, वो जोग फॉल्स बनाती है। व्हाट एल्स? हाँ, यस यस यस। कल हमने पढ़ा था ना कि नीलगिरी के बाद एक गैप आता है, नीलगिरी को, जो कि साउथ के साउथ के जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसको सेपरेट करता है, सेंट्रल के जो सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स है ना, उनके बीच में गैप आता है ना। उस गैप में से कौन सी रिवर पास करती थी? हमने कल पढ़ा था भारतपुजा, है ना, भारतपुजा। मेक सेंस? ओके, बताइए, ठीक लग रहा है ना? उसके बाद हमने पढ़ा था वहां पे एक लेक भी आता है जिसका नाम है वेम्बानंद लेक। लेट मी शो यू गाइस, या वेम्बानंद लेक, ठीक है ना। ये वेम्बानंद लेक के, अब इसमें पानी कहाँ से आता है याद रखना, दो रिवर्स हैं यहाँ पे, PAMBA पंबा, और दूसरी कौन सी है बताइए? पंबा और, किसी को पता है? पंबा और पेरियार, ठीक है ना। तो ये सारी रिवर्स को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वेम्बानंद का प्राइम लेक का प्राइम सोर्स कहाँ से, जहां से उसके अंदर पानी आता है, पंबा और पेरियार रिवर के थ्रू ही आता है, ठीक है ना। इसके नॉर्थ में एक रिवर जा रही है जिसका नाम है भारतपुजा, लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला, भारतपुजा, PUZHA, ठीक है। तो अब नॉर्थ से साउथ लगाने की अगर आपको बात आए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जिसको नॉर्थ में साउथ से लगाए, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ लगाइए, तो सबसे पहले कौन सी रिवर आएगी? मांडवी या महादाई, जिसको आपने बोला था, ठीक है ना। इसके ऊपर माही भी आएगी, पर हम चलो यहीं से शुरू कर रहे हैं, महादाई, फिर आएगी भारतपुजा, फिर आएगी पंबा, फिर आएगी पेरियार, इसी तरह से याद रखना है आपने। और ये दोनों किसको पानी देती हैं? अपना वेम्बानंद लेक को, ठीक है। गुड, चलिए, we did that as well। और क्या होता है? यू नो देयर इज ए, ये जब हमने पिछली बार भी मैंने आपको करवाया था कोटम और कोलाम के बारे में, जो नेशनल वाटर वे 3 है ना, याद है? तो हमने बोला था कि ये एक नेशनल वाटरवे थर्ड को एज ए रूट में डेवलप किया जा रहा है, कोलम और कोट्टयम को, ठीक है ना, विद इन केरला है। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? अब अच्छा, एक मैं ना आपको चीज देता हूँ, उसके हिसाब से आपने ये चीजें नेट पे ढूंढ के, और मैप वर्क, और जो आपका ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की बुक है उसमें ढूंढ के मेरे को बतानी है, ठीक है ना। लिखिए, भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है उसमें कौन सी रिवर आती है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। भीतरकनिका नेशनल पार्क में से कौन सी रिवर आती है? ठीक है, पुरी, भुवनेश्वर, कटक, ठीक है ना। इन तीनों में से, इन तीनों सिटीज में से कौन कौन सी रिवर पास करती हैं? पुरी टेम्पल, भुवनेश्वर एंड कटक, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे एक व्हीलर आइलैंड भी है, आई थिंक मैंने आपको बताया था, जिसको अब नेम कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम, है ना, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड।
तो इसके बारे में कुछ पता करिए, ठीक है ना। लग गया 4 चीजें के बारे में पता। ठीक है जी। अच्छा, जब आप भितरकनिका मैनग्रोव्स या भितरकनिका, हमने मैनग्रोव्स भी पढ़े थे वहां पे, तो वहां पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड्स पाई जाती हैं किस स्पीसीज की। एक तो मैं बता देता हूँ, ऑलिव रिडली टर्टल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। लेट मी राइट इट ओवर हियर, ऑलिव रिडली टर्टल्स, रिडली टर्टल्स, ये ब्रीडिंग साइट है बहुत ज्यादा। वेरी गुड शोभन। क्रोकोडाइल, कौन सा क्रोकोडाइल, कौन सा क्रोकोडाइल, अभी ये क्रोकोडाइल के लिए तो जानी जाती है एरिया, क्योंकि मैनग्रोव्स हैं। तो बताइए कौन की प्रजाति का क्रोकोडाइल आएगा वहां पे। इंडियन साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओके। तो डू लर्न अबाउट दैट, ओके। यहाँ पे इसके बारे में पता करिए। 3 तरह की मेन प्रजातियां आपको क्रोकोडाइल की पढ़नी है, याद रखिए हमेशा। एक तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो मैंने आपको बताया था, एक घड़ियाल, ठीक है ना, और एक आपको पढ़ना है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, ओके, घड़ियाल हो गया, एंड एक होगा मगर क्रोकोडाइल, जिसको मगरमच्छ नहीं बोलते, मगर, उसको इट्स इंग्लिश नेम इज मगर, मगर क्रोकोडाइल। दिस इज योर नंबर 5 होमवर्क। जो मगर क्रोकोडाइल है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, जो इंडिया के नेटिव एंडेमिक स्पीसीज है। तीनों किस तरह से पाए जाते हैं, कौन कौन से मतलब रीजन्स में पाए जाते हैं, एंड इनका हैबिटेट कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ओके। यू नीड टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरिया में इनके एंडेमिक एरियाज हैं। मेक सेंस बच्चों? गुड। इतना कनेक्शन कर पाओगे? यस, वेरी गुड जोवन, बट सभी के आपको मेरे को बता करके बताने हैं, ओके। साल्ट वाटर तो इट इज इजी, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर में तो होगा नहीं, है ना। बाकी का बताओ मेरे को, मगर और घड़ियाल का, ठीक है। गुड। चलिए, दिस इज योर अनदर इम्पोर्टेंट होमवर्क, ठीक है। लेट मी चेक। भीतरकनिका के बारे में जरूर पढ़ना है, उसमें एक ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में हमें बात कर रहे थे। इनका सबका आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए, ये तो अब बात नहीं होनी, ये तो आपको पता होना चाहिए। आईयूसीएन, डब्ल्यूपीए, साइट्स, ये तीन होगा, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलिव रिडली टर्टल्स इज आल्सो फाउंड इन ऋषिकुल्या रिवर। Now, where is Rushikulya? Try and search it over net. Okay, where is Rushikulya river? Okay, and ये कहाँ पे बहती है, ये कहाँ पे ये ड्रेन होती है। Try to find this out, because very less you will find about this river, but it's a very important uh, breeding ground for that. Yes, it's in Odisha. It makes sense. It's in Odisha, but लोकेशन के हिसाब से एक बार देख लेना, ठीक है। What else? Let me check if I have something more. Yeah, Chilka Lake. Which river is the prime source of water for Chilka Lake? Okay, do check for that. Okay. Hmm. हाँ, where is Nalbana Bird Sanctuary? ठीक है। Try to ये island भी है, Nalbana Island. Find where this Nalbana Island is, because there is a Mangal Jodi Bird Sanctuary and Nalbana Bird Sanctuary over there. ठीक है ना। चेक ओवर देयर, ठीक है ना, ये चेक करना दोनों चीजें जाके। ओके, व्हाट एल्स? ओके, नाउ कोलेरू लेक यू फाइंड इन आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्लेन्स में वी फाउंड कोलेरू लेक, है ना, विच वाज वंस ए लेगून। दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिख लिया करो भैया।
कोलेरू लेक का वर्णन आप यूपीएससी ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो कोलेरू लेक विच वाज वंस ए लगून एट ए शोर बट नाउ लाइज फार इनलैंड ड्यू टू कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, और ये पाया जाता है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में, ठीक है ना, गोदावरी और कृष्णा के बीच में पाया जाता है। इसके कारणवश, क्योंकि इनके डेल्टाज इतने ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कृष्णा और गोदावरी के, इसके कारण पहले ये साल्ट वाटर लैगून होता था, अब ये इसका करेक्टर चेंज हो गया फ्रेश वाटर, प्रॉपर फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर लेक बन चुका हुआ है ये। मेक सेंस बच्चों? ठीक है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश प्लेन में एक और भी आता है लेक, उसका नाम है पुलिकट लेक, ठीक है ना। ओके, 90 टू 90% इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है, 10% के अराउंड इसका हिस्सा तमिलनाडु में आता है। ये क्यों याद होना चाहिए पुलिकत लेक? बिकॉज इट इज ए सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। ओके, एंड इट इज आल्सो फेमस फॉर व्हाट? श्री हरिकोटा, मैंने कल भी बताया था ना, श्री हरिकोटा एक लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट है इसरो की, वो पुलिकत लेक में ही एक आइलैंड है, उसमें उससे लॉन्च की जाती है ये, ठीक है। what else? That's mostly it, ठीक है ना। Coromandel post is done. Yeah, mostly we have done with the basic things. Okay, let me check if I have more on that. Yeah, we have done covered most of the things now. Okay, apart from that, आपको पता है इसके ऊपर मैं कल भी थोड़ा सा आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो मतलब we will talk about अब ये आपके ऊपर है सारा कुछ, वैसे तो ये आपको करना है। लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में, आइलैंड ग्रुप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अरेबियन सी के अरेबियन सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर पता होना चाहिए। ये हम करके आ चुके हैं वैसे, कि अंडमान को निकोबार से कौन सा कितना डिग्री चैनल सेपरेट करता है, बताइए। विच चैनल डिग्री चैनल सेपरेट दैट? ओके, 10 डिग्री चैनल, बहुत अच्छा। एंड अगर मैं इसी क्वेश्चन को रीफ्रेज करूं, ठीक है ना, अंडमान सी इज द अंडमान सी कौन सा है? जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर वाला है हिस्सा है, ठीक है ना। तो अंडमान के ऊपर वाला हिस्सा इज अंडमान सी। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि विच सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम द इंडियन ओशन। ओके, अंडमान सी फ्रॉम द इंडियन ओशन, सेम थिंग इज द आंसर। व्हाट एल्स? व्हाट सेपरेट्स ग्रेट अंडमान आइलैंड फ्रॉम लिटिल अंडमान आइलैंड? लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से कौन सा चैनल सेपरेट करता है? या नो 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 नॉट 6 डिग्री, you should know its name is Duncan Passage. Duncan Passage, yeah. These kind of single कई बारी Deccan Palaces नहीं है, Duncan 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 Passage, yeah, Duncan Passage is there. Yeah, let me check if I have some more issues on that. अच्छा, इसके अलावा आपको ये तो पता है ना कि ये लक्षद्वीप आइलैंड खास करके सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं, दे आर नॉट योर कॉमन, जो हम पहाड़ कहते हैं ना, वो पहाड़ों से नहीं बने हुए। याद रखना, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, दे आर कोरल आइलैंड्स, प्राइमरीली कोरल आइलैंड्स हैं, जो कि रीयूनियन हॉटस्पॉट के अराउंड बने हुए हैं, ठीक है ना। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो बे ऑफ बंगाल में है, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ अराकान योमा, ठीक है ना, ARAKN अराकान योमा, जो कि म्यांमार का हिस्सा है, उसी की साउथवर्ड एक्सटेंशन से बने हैं वो, ठीक है। डंकन पैसेज, हाँ सॉरी सॉरी, डंकन पैसेज जो है ना, अंडमान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, नॉट ग्रेट, मैंने ग्रेट बोल दिया, उसी को नॉर्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान, ठीक है ना। ये है अंडमान आइलैंड्स का छोटा एक ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद
जो डंकन पैसेज है दैट सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान, ठीक है ना। ओके, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है ये डंकन पैसेज। ओके, और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है आपका, जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, दैट इज इन साउथ अंडमान। ओके, ये भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, सबसे नदरन मोस्ट जो आइलैंड है, ठीक है ना, इस द्वीप का, ठीक है ना, दैट इज कार निकोबार। ओके, नदरन मोस्ट मतलब नीचे की तरफ। ओके, बस यही है मेनली। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में है, दैट इज नोन एज सैडल पीक। व्हाई वी शुड नो अबाउट सैडल पीक? बिकॉज सैडल पीक इज आल्सो दी सैडल, देयर इज अ नेशनल पार्क ओवर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान पे, नॉर्थ अंडमान पे, उसका नाम है सैडल पीक नेशनल पार्क। ये कहाँ पे पाया जाएगा अब आपको पता चलेगा, ठीक है जी। क्योंकि अंडमान है तो इसके ये इसके राउंड कोरल रीफ्स तो पाए जाएंगे, आपको पता है ना, कोरल रीफ्स पाए जाएंगे। और व्हाट एल्स, दैट इज मोस्टली इट। उसी तरह लक्षद्वीप को भी 3 हिस्सों में कन्वर्ट किया गया है, अमीन द्वीपी, लक्काद्वीपी एंड मिनिकॉय। 3 हिस्सों में, जैसे अंडमान को 3 हिस्सों में कन्वर्ट किया गया था, उसी तरह लक्षद्वीप को भी 3 हिस्सों में बेसिकली कन्वर्ट किया गया है, अमीन द्वीपी आइलैंड, लक्काद्वीपी आइलैंड्स एंड मिनिकॉय आइलैंड्स, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, अमीन द्वीपी, सबसे साउथ में कौन सा है, मिनिकॉय। ओके, समझ आ रहा है बच्चों? बस इतना सा थोड़ा सा देख लेना है, 4-5 पार्ट होते हैं, ये देख लेते हैं। और कौन सा आइलैंड है इंडिया में लक्षद्वीप और इसके अलावा? you know there is island known as New Moor Island, New Moor Islands। where is this New Moor Island? किसी को पता है? बे ऑफ बंगाल में। ओके, वही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन में, उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। ओके, बस दैट्स इट। नाउ लेट अस स्टार्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर जाते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द रिवर सिस्टम्स। आज हम रिवर सिस्टम्स की इंट्रोडक्शन करनी है। We will start today about what are the basic facts of Indian river systems, like कौन कौन सा ज्यादा है, किसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, ठीक है। ये इंडिया की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा है परसेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो 40% हमारा जो ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज डन थ्रू ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी को। देन इट्स महानदी, कृष्णा। यू नीड नॉट टू रिमेम्बर ऑल दिस, बट यू शुड हैव ए ब्रॉड सेट ऑफ आइडियाज कि कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर इंडिया में लेके आती है, ठीक है जी। you will not see Indus River Valley system that is predominantly here, okay, क्योंकि उसमें मेजोरिटी पाकिस्तान में चले जा रहा है, ठीक है ना, पानी, ठीक है ना। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से इन रिवर्स का ज्यादा होता है। ओके, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अगेन, अगर आप लोकेशन के हिसाब से देखना चाहते हो कि कितनी लंबाई किसकी ज्यादा है इंडिया में, ठीक है ना, तो लंबाई तो भैया इसी की ज्यादा है, गंगा की, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है। कितनी है इंडिया में इसकी लंबाई? 2525 किलोमीटर्स। इंडस की ओवरऑल ज्यादा है, ये देखो 2880, बट ये इंडिया में सेकंड हाईएस्ट रिवर है, ठीक है ना। और सॉरी सॉरी, द लार्जर लॉन्गेस्ट रिवर इज ऑफ इंडिया इज ब्रह्मपुत्र। नहीं नहीं नहीं, यही तो है, लिखा तो है यहाँ पे, लिखा क्यों आगे? आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्लिच हियर। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 916 किलोमीटर जो इंडिया में है, ये 1014 किलोमीटर इंडिया में है।
ये सारी की सारी इंडिया में है प्राइमरीली, ठीक है ना। गंगा, तो गंगा इज द लार्जेस्ट, गोदावरी इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। दिस इज, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है कुछ। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान होगा, है ना, अगर कंबाइन करके देखना चाहो तो लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है ना। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की हो सकती है, बट दिस डज नॉट मीन्स कि ये उसकी है। इंडिया की इज गंगा एंड दक्षिण गंगा, दैट इज गोदावरी। ओके, बोल ये है किलोमीटर वाइज। पहले बात हमने की थी वॉल्यूम वाइज, अब हम कर रहे हैं किलोमीटर वाइज। तो लार्जेस्ट इज गंगा, देन इज गोदावरी, ओके, एंड देन इज इंडस, सॉरी नॉट इंडस, कृष्णा, देन नर्मदा, देन यमुना, एंड देन इट इज इंडस, एंड देन इट इज ब्रह्मपुत्र। इसी सीक्वेंस के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से है ये सारा कुछ। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। ओके, कुछ जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम में आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम किसको बोलते हैं, रिवर बेसर किसको बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन किसको बोलते हैं, वाटर शेड किसको बोलते हैं, वाटर डिवाइड किसको बोलते हैं। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज एरियाज, दीज टर्मिनोलॉजीज। ओके, तो सपोज हमारे पास एक रिवर आ रही है, ये देखो ये पहाड़ है और ये बीच में रिफ्ट वैली है या कुछ भी है, ठीक है ना, बीच में खाली जो वैली है सिस्टम है। तो जब यहाँ पे बारिश पड़ेगी, आप खुद देख पा रहे हो, तो सारी बारिश ये तो नहीं कि उधर पहाड़ी पहाड़ पे गिर जाएगी, है ना, दूसरी तरफ, इस तरफ का इस तरफ है ना। तो ये आपको दिख रहा है जो चोटी है, चोटी के कुछ इस तरफ बारिश गिरेगी, चोटी के कुछ उस तरफ बारिश गिरेगी। तो ये चोटी क्या बन जाएगी, हमारा वाटर डिवाइड या वाटर शेड, ठीक है। वाटर डिवाइड एक लाइन होती है, देखो, जिसके बाद जो क्या कहते हैं, लेट मी कलर दैट आउट। ये देखो ये लाइन दिख रही है आपको। अब ये बारिश पड़ेगी तो सारा पानी कहाँ इकट्ठा होगा, नीचे यहाँ जाके। अगर ये बारिश ग्रीन कलर की तरफ पड़ रही है, इस तरफ पड़ रही है, तो ये पानी दूसरी तरफ जाएगा। तो ये जो लाइन आपको डॉटेड सी दिख रही है, दिस इज द वाटर डिवाइड, ठीक है जी। वाटर डिवाइड मतलब इसके दूसरी तरफ दूसरे पास से पानी जाएगा, दूसरी रिवर में पानी जाएगा, इस तरफ इस रिवर में पानी जाएगा, ठीक है जी। लग गई समझ? ठीक है, दिस इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड समझ लग गया? चलिए, अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन मतलब ये देखो, ये जो आपको डॉट बना रहे हैं ना, ये वाटर शेड है। वाटर शेड एंड वाटर डिवाइड इज मोस्ट प्रोबेबली वन एज द सेम थिंग, है ना। तो ये देखो यहाँ से बारिश आ रही है, तो ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, फिर धीरे धीरे बड़े एक उसमें इकट्ठा हो रहा है ना, नदी में। ये सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज, 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 है ना। ये मेन रिवर चैनल आ गया और ये पानी यहाँ से ओशन में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा एरिया वाला क्या बोलता है, ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा। सपोज ये गंगा आ रही है, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला एरिया इज अ ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा रिवर, ठीक है, इतना एरिया। इसमें बहुत सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी आएंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आएंगी, वो जहां से भी ओरिजिनेट करेंगी, उसमें भी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिलके गंगा में मिल रही हैं, वो भी सारा कुछ आ जाएगा गंगा के ही अंदर। समझ रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे सपोज हमने पढ़ा था, वो सन वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, मैकाल रेंज से होते नॉर्थ में क्या आती है, सन जाती है, और यहाँ से आती है नॉर्थ कोयल, ठीक है ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू से नॉर्थ कोयल आ रही है ऊपर से। इन दोनों ये किस में बीच में मिल जाती है, सन के बीच में मिलके यहाँ पे पटना है, और पटना के बाहर के क्षेत्र में जाके कहाँ पे मिल जाती है, बताइए, गंगा के साथ में मिल जाती है। तो ये सारा इसका बेसिन हो जाएगा। इट्स नॉट अ बेसिन ऑफ सन, इट इज अ बेसिन ऑफ गंगा। ओके, अगर मैं सन की बेसिन की बात करूंगा तो उसका बेसिन इतना है, ठीक है। गुड, मेक सेंस। रिवर बेसिन का समझ लगा, मतलब क्या होता है, ठीक है जी।
एनीवन, कोई इशू हो यहाँ तक? चलिए फिर हम आगे चलते हैं और कोई टर्म आगे देखते हैं। वाटर डिवाइड के बारे में हमने पढ़ लिया। ये देखो, वाटर डिवाइड और वाटर शेड में बहुत महीन अंतर है। सुन क्या अंतर है, ठीक है ना? वाटर डिवाइड इज द लाइन जिसके बाद इधर वाला एरिया बन जाएगा वाटर शेड बी, इधर वाला एरिया बन जाएगा वाटर शेड ए। सपोज जो हमने रेडियल ड्रेनेज बेसिन पढ़ा था ना, याद है? हमने पढ़ा था, मैकाल रेंज में भी पढ़ा था, छोटा नागपुर प्लेट्यू रेंज में भी पढ़ा था कि भैया जी छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी रेडियल ड्रेनेज है, यानी कि हर तरह से उसमें पानी जाता है। नॉर्थ में उसके दो रिवर जाती हैं, बराकार और नॉर्थ कोयल, ठीक है। बीच में दामोदर जाती जा रही होती है हमारे पास, है ना। फिर ब्राह्मणी, बैतारनी, सुबर्ण रेखा, मुहाड़, बुरहान बंगाल, है ना। तो हर एक मतलब सेक्शन से वो निकल रही है, ठीक है ना। तो इनका वाटर डिवाइडर्स का मतलब ये क्या मिमिक करती हैं, जो सबसे आपको देखने को मिलेगा पहले, ये अगर वहां पे पहाड़ है तो नी बह रही है ना, ठीक है। तो अगर वहां पे खाई है तब भी वो इस तरफ को बहेगी, ठीक है ना। तो जिस तरफ ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ आ रही है ना। गुड। तो ये ध्यान रखना है आपने कि वाटर डिवाइड इज जस्ट ए लाइन, वाटर शेड इज प्रॉपर एन एरिया। उसको साथ में लैंड में भी इंक्लूड कर दोगे तो वो वाटर शेड बन जाता है, वाटर शेड, ठीक है। अब इस वर्ड को यू शुड आल्सो, अगर आप अच्छे एक लिखने वाले हो आंसर, तो यू कैन यूज दिस वर्ड इन एनी फॉर्म। क्या दर्शाने के लिए? कोई चीज इंपॉर्टेंट दर्शाने के लिए। इट वॉज ए वाटर शेड मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। वाटर शेड मोमेंट कौन सा होता है? जिसके बाद फ्यूचर कोर्स ऑफ उस रिवर का चेंज हो जाएगा, उस कोर्स का, उस मोमेंट का कोर्स चेंज हो जाएगा। सपोज अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ कि गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह किया, ठीक है ना। इन इंग्लिश हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट? That salt satyagraha was a watershed moment in India's freedom struggle. Make sense? लगी समझ? इसके बाद अगर वो ना चीज होती, अगर वो चीज ना हुई होती हिस्ट्री में, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, ठीक है जी। सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसा लिख सकते हो, समझ लो। Green Revolution was a watershed movement in the India's quest for self-reliance in uh, self-reliance in food security, ठीक है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ना होता तो हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन के लिए क्या कहते हैं, खाना लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो ये वाटरशेड मूवमेंट था, ठीक है जी। कोई भी ऐसे अगर आपको हिस्टोरिकली कुछ याद आ रहा है और उसको आपने प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो यू कैन ऐड दिस, ठीक है। गुड गाइस, समय लग रहा है? चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब एंटीसीडेंट ड्रेनेज और कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, दो चीजें ही आपने पढ़नी है, इतनी ही आपकी बुक में लिखी गई, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इन दो चीजों का जिक्र आता है, एंटीसीडेंट रिवर एंड कॉन्सिक्वेंट रिवर। ओके, rivers that existed before the formation of Himalayas and cut their courses southward by making gorges in the mountain are known as antecedent river. Anti मतलब होता है, एंटीक नहीं होते आप, एंटीक चीजें होती हैं। एंटीक मतलब पुरानी, मतलब जो हिमालय से भी पुरानी रिवर्स हैं, जो पहले से वहां पे बहती आ रही हैं और जिन्होंने हिमालय को बनने के बाद भी उसको मतलब कट करके अपना कोर्स निकाला हुआ है, उसको हम रिवर्स को बोलेंगे एंटीसीडेंट रिवर्स। कौन कौन सी रिवर आ जाएंगी? सारी हिमालयन रिवर्स आ जाएंगी इसमें, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। दैट आर ऑल आर ओल्डर देन हिमालयास, जो हिमालय से पुराने, जो पहले भी बहती रही होंगी बट हिमालय के कारण आने के कारण भी उसके काट के वो आगे निकल गई। अब मैं आपको बोलूं कि अगर वो एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है ना, तो उसके क्या क्या फीचर्स आएंगे? As a part of river slope and surrounding area gets uplifted, the river sticks to its original slope, ठीक है। जो पहले स्लोप थी
उसी स्लोप्स पे ये बहती रहेगी, ये कट कर देगी। याद है हमने एक जब हम हिमालयस कर रहे थे, आई थिंक जब हमने देहरादून की फॉर्मेशन, दून्स की फॉर्मेशन की थी, याद है? तो मैंने कहा था ये एंटीसीडेंट रिवर थी, ये उसका कोर्स था पहले रिवर का, ठीक है। बाद में अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयास हुई तो इसने कोर्स थोड़ा सा चेंज किया, पर ये क्योंकि ज्यादा तीव्र था, उन्होंने धीरे धीरे काट करके, इरोजन काट करके वहां से जगह निकाल रही है और फिर से वहीं से बहने लग पड़ी, ठीक है। बाद में ये वाला एरिया सूख गया, इसको अब क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, तो उसके कारण ये एरिया जो साथ वाला था ये ऊपर उठ गया और उसको हमने बोला दून। चाहे वो पठानकोट दून है, चाहे वो कोटला दून है, चाहे वो देहरादून है, ये सारे एरियाज इसी में आते हैं, ठीक है ना। तो वो एंटीसीडेंट रिवर्स थी, ये फीचर्स बनाती हैं, दून फॉर्मेशंस करती हैं। लग गई समझ? गुड। सतलुज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस वैली, इंडस रिवर हो गया, श्योक हो गया, नुब्रा हो गई, जितने भी रिवर्स हैं, ये जो पुरानी जो रिवर बह रही थी, ये सारी की सारी दे आर द एंटीसीडेंट रिवर्स। चलें आगे चलते हैं, तो हमारे पास आता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। क्या होती है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज? होती है दे आर द फर्स्ट स्ट्रीम्स टू बी originated in a particular region। जो एक किसी जगह में सबसे पहले स्ट्रीम बनती है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, ठीक है। These streams have their courses in accordance with the initial stop of the land surface, ठीक है ना। कि मतलब ये कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो सालों, मतलब हजारों सालों से, 20,000 सालों से, 30,000 सालों से ऐसी ही चलती आ रही हैं। तो ऐसी सारी कौन सी रिवर्स होंगी? वो होंगी पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, जो अपने ओरिजिनल स्लोप से ही बहती आ रही हैं। उन रिवर्स को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स या कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। यानी गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तुंगभद्रा, सारी जो पुरानी रिवर्स हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दे ऑल हैव फॉर्म्ड इन देयर ओरिजिनल शेप, वहीं से आती रही हैं और ये शेप बनाती हैं, ठीक है। दीज आर आल्सो नोन एज कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। गुड। अब आपको पता है कि पेनिनसुलर रिवर खास करके बहुत सारे डेल्टास बनाती हैं, ठीक है, इन साउथ इंडिया में, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से डेल्टा बनाती हैं हमारे पास, उसको हमने डेंड्रिक पैटर्न बोला है, ठीक है ना। जिसको ट्री सिस्टम होता है, जैसे ट्री होता है ना, ये साथ में एक टहनी, ये एक टहनी, ये एक टहनी, ये एक टहनी, ठीक है ना। तो एक रिवर आ रही है, उसकी साथ साथ में उसके साथ रिवर्स जुड़ रही हैं, तो हम उसको बोलते हैं डेंड्रिक पैटर्न। किसी तरह से भी हो सकता है, तो ये इसको हम बोलते हैं डेंड्रिक पैटर्न, ठीक है। ओके। ये कब होगा? जब एक सेंट्रल रिवर एक बहुत नीची वाली जगह से बह रही है और बाकी ट्रिब्यूटरीज इसके ऊपर है, मतलब ऊपर सरफेस पे। ये नीचे बह रही है एक मेन रिवर, सपोज गंगा बह रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थोड़ा हाइट से आ रही हैं, लोअर बैंक ट्रिब्यूटरीज भी थोड़ा हाई से आ रही है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, लेट मी शो यू। We have this diagram as well। एक मिनट बस। एक मिनट। या इफ यू आर सीइंग दिस डायग्राम, जैसे ये टिबेटियन प्लेटू है, ये हायर लैंड पे, हायर सरफेस पे है, और ये है आपका नॉर्मल इंडिया का, मतलब इंडो गंगेटिक प्लेन। दिस इज इंडो गंगेटिक प्लेन, और यहाँ से रिवर आती है बीच में, रिवर जा रही है, कौन सी, गंगा, यमुना, और ये सारी रिवर्स जा रही हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेटू शो होता है। अगर रिवर जहां से जा रही होगी, वो हमेशा याद रखना, वो निचला इलाका होता है जहां से रिवर जा रही होती है, दैट इज लो लाइंग सरफेस। तो यहाँ से रिवर आ रही है क्योंकि वो ऊपर से आ रही है, तो इसलिए डेंड्रिक पैटर्न ये बना रही है। यहाँ से ऊपर क्या आ रही है, ये भी तो अबव है ना, ये टेबल लैंड है, ये पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू मतलब रेज सरफेस। तो यहाँ से जो सन रिवर आ रही है, चंबल रिवर आ रही है ऊपर से यमुना में जो जा रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम हायर ग्राउंड टू अ लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड कहाँ पे है? जहाँ पे रिवर जा रही है, ठीक है जी। समझ रहे मेरी बात? तो ये डेंड्रिक पैटर्न फॉर्मेशंस करती हैं ये सारी रिवर्स, ठीक है जी।
और बहुत सारे पैटर्न है। रेडियल ड्रेनेज के बारे में आपको मैंने बताया था, है ना, रेडियल ड्रेनेज के बारे में हमने पढ़ा था। गुड, एवरीवन बताइए, रेडियल ड्रेनेज तो पढ़ी थी ना हमने, कि कौन सी रेडियल ड्रेनेज होती है, यानी कि एक माउंटेन है सपोज, यहाँ से भी एक रिवर जा रही, यहाँ से भी, 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 हर तरफ से। अगर रेडियल ये है तो सेंट्रीपिटल क्या हो रहा है, जब ये माउंटेन ना होके यहाँ पे कोई वैली हो जाए या डिप्रेशन आ जाए तो सारी इधर से आएंगी, इस तरफ को आएंगी, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। तो बहुत सारी ड्रेनेज होती हैं, यू नीड नॉट टू नो अबाउट ऑल दी ड्रेनेजेस, ठीक है ना, बस एक नाम नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए। मोस्टली इंडिया में डेंड्रिक पैटर्न्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है, लुल रीफ के कारण। ये कहाँ पे होती है रेडियल पैटर्न, मैंने बताया था छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और कौन कौन सी रिवर है हमने वो भी बात करी थी। एक हमने मेकाल रेंज में पढ़ा था, एक रिवर ऊपर को जा रही है, एक रिवर नीचे को जा रही है, तो वो होता है रेडियल पैटर्न। चलिए अब आती है बात ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो आपको पता है कि इसको हम बेसिकली किसी कितनी दो तीन जगह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन वे इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कि अपना पानी कहाँ छोड़ती हैं। कुछ रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अरेबियन सी ड्रेनेज। कुछ रिवर जो हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, उनको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, ठीक है ना। अब वाटरशेड मोमेंट कहाँ पे आता है, अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल का, दिल्ली रीच में, दिल्ली में सुना होगा आपने, जो कि अरावली का पार्ट है, याद है। हमने कहा था अरावली जो है वो गुजरात से लेके दिल्ली तक एक्सटेंड करता है, याद है। और मैंने आपको बोला था कि ये सेपरेट करता है गंगा यमुना सिस्टम को इंडस रिवर वैली सिस्टम से, है ना, क्योंकि इंडस रिवर वैली ऊपर चले जाती है और इसके बाद दिल्ली आती है, और दिल्ली के साथ में बिल्कुल बाउंड्री से होके गुजरती है यमुना, उसके साथ में थोड़ा से आगे गंगा, है ना, फिर वो इकट्ठे मिल जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये बीच वाला जो वाटर शेड एरिया है दिल्ली में, ठीक है ना, दिस सेपरेट्स टू डिफरेंट रिवर बेसिन, एक है इंडस, एक है गंगा, गंगा रिवर्स बेसिन। मेक सेंस बच्चों, ठीक है, यहां तक। चलिए, तो इसी तरह वाटर शेड के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं ड्रेनेज बेसिस को, लाइक मेजर रिवर बेसिन जिनका की कैचमेंट एरिया, यहाँ की जहां से वो पानी पकड़ती हैं, वो वाला एरिया अगर 20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, जितना मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती एंड नर्मदा, ये सारी इनका ज्यादा मेजर बेसिन है। उसके बाद आती है जिनका कैचमेंट एरिया 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, इसमें आ जाती हैं आपकी पेरियार, मेघना, कलिंदी, ठीक है ना। माइनर है जो इससे छोटी वाली है, 2000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से छोटी है। एक तरह से ये भी एक वे है टू डिवाइड दीज थिंग्स, ओके। अनदर इम्पोर्टेंट, ये एक बार देख लेना कौन कौन सी है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर ऑफ पेरिनियल होंगी, क्योंकि वहां पे स्नो चलती रहती है, तो इसके कारण वाटर सप्लाई कांस्टेंट रहती है। पेरिनियल जो होती हैं दे आर मोर पेरिनियल, है ना। जो हिमालयन जो दूसरी रिवर्स होती हैं लाइक पेनिनसुलर रिवर्स, है ना, दे आर नॉट दैट मच ऑफ, दे आर मच मोर नॉट नॉन पेरिनियल काइंड ऑफ रिवर्स, है। ओके, तो वी हैव डन दिस दिस दिस। चलिए बाकी अब हम कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल। ये देख लो एक बार, इरोजनल फीचर कौन कौन से बनाती है हिमालयन सिस्टम। वी शेप वैलीज बनाती हैं, ये हम पहले भी बात करके आए थे। रैपिड्स, वाटरफॉल्स भी बनाती हैं। डेपोजिशनल फेक्स लाइक ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स एंड ब्रेडेड चैनल्स, मिडल लोअर लोअर कोर्स में बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। डेपोजिशन कहाँ करेंगे, जहाँ पे वो प्लेन एरिया में आएंगे तब वहां पे जाके वो ऑक्सबो लेक भी बनाती है, फ्लड प्लेन्स भी बनाती है, सारी रिवर्स बनाती है, ठीक है ना। ये मिडिल और लेट कोर्स में बनाती है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल द पेनिनसुला नॉर्थ इंडियन रिवर्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है।
एंड देन वी विल डिस्कस द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसको हम इन दो ब्रॉड हेडिंग्स में पढ़ेंगे, नॉर्थ रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। इसमें आपके पास पूरे का पूरा इंडस, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये चार मेजर रिवर सिस्टम्स आएंगे। इनकी राइट और लेफ्ट में ट्राइब्यूटरीज आएंगी, इनके ऊपर डैम्स आएंगे। हमने लास्ट क्लास में बताया था किस तरह से हमने ये चीजें पढ़नी है। In the next class we will be probably be doing all these activities, okay, and current affairs related to these, okay, good। चले आगे, चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास, आपका टाइम भी हो गया है, तो वी विल मीट आफ्टर डे आफ्टर टुमारो, ओके। तो until then प्लीज स्टडी हार्ड, स्टडी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना सिंपल करना चाहते हैं, कितना डिफिकल्ट करना चाहते हो। कोई भी क्वेश्चन होता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कॉल कर लिया करो या मैसेज कर दिया करो बैक, ओके, गुड। सो सी यू आउट टुमारो, ओके बेटा, बाय।